हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जो बेरोजगारी है, या भारत के संदर्भ में ना सही, लेकिन शुरुआत में हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं और भारत के संदर्भ में इसके क्या क्या प्रकार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात करें तो बेरोजगारी स्पेशल लिखा हुआ है, सिर्फ ये कीवर्ड है बेरोजगारी। मे बी पॉसिबल इसका पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद में पार्ट 2 भी बनेगा, जहां पर मैं आंकड़ों के साथ कुछ बात करने वाला हूं और भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं वो भी हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम खास कर समझेंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं और इसके जो प्रकार है उन्हें अच्छे से डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। देखिए, बेरोजगारी की कोई एक फिक्स जो है वो डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर कि बेरोजगारी की फिक्स डेफिनेशन क्या है। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। विकसित देशों के लिए कुछ अलग होती हैं और विकासशील देशों के लिए कुछ अलग होती हैं। जैसे कि यूएसए की बात करें तो वहां पर अगर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को जॉब ना मिल रही है तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। हालांकि ये तो एक नॉर्मल फॉर्म है, हमारे लिए सिर्फ इतना हो सकता है कि किसी व्यक्ति को काम न मिलना बेरोजगारी, लेकिन कितने दिन तक न मिलना, कितने पैसों पर मिलना, ये भी मायने रखता है, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसकी दो डेफिनेशन के थ्रू मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले इसकी एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डेफिनेशन है वो ये कि जब काम के इच्छुक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर 180 दिन तक कार्य ना मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है और इससे संबंधित व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है। अब इसमें जो कुछ कीवर्ड है, जैसे पहली बात तो एक इच्छुक व्यक्ति, यानी कि जबरदस्ती नहीं, उसकी इच्छा है काम करने की। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कि प्रचलित बाजार दर, यानी कि ऐसा ना हो कि काम मिलने को तो 1000 रुपये महीना भी मिल जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है कि प्रचलित बाजार दर, यानी कि इतना पैसा मिले कि वो अपना खर्चा वहन कर सके। और 180 दिन तक अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी की अवस्था। और जो व्यक्ति है जिसे काम नहीं मिल रहा उसे कहा जाता है बेरोजगार। तो यहाँ पर खासकर आपको जो कीवर्ड ध्यान रखना है वो है प्रचलित दर। तो ये तो रही एक इंटरनेशनल लेवल पर जो इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, थोड़ी और मैं चर्चा करूं, तो बेरोजगारी की एक और सी अच्छी सी डेफिनेशन है, जिसके अनुसार ये कि जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिल पाता है तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की संख्या दी जाती है। और बेरोजगारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के एक जो चीज कॉमन दोनों मिलेगी वो है प्रचलित मजदूरी दर। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर व्यक्ति काम चाहता है तो कम से कम उसे उतना पैसा मिलना चाहिए जितनी वो योग्यता रखता है। ये बात आप समझिए, वरना ये हो सकता है कि किसी दुकान पर अगर किसी आदमी को 5000 रुपये महीना दे रहे हैं और आप उसे जाकर कहें कि मैं तो आपके यहाँ 2000 रुपये महीने में काम कर लूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी कंडीशन 5000 वाले को निकालकर आपको दुकान पर रख लेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि 2000 रुपये में आप कितना खर्चा चला पाए। ऐसे में तो कोई 500 रुपये महीने पर भी रह जाए, लेकिन फिर 500 रुपये महीने पर रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन ये प्रचलित दर नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। और बेरोजगारी होना या ना होना ये डिमांड करता है श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति पर, यानी कि अगर जहां पर जॉब कम होगी और उसे मांगने वाले ज्यादा होंगे तो क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं पर जॉब और उसे मांगने वाले बराबर रहे तो वहां पर बेरोजगारी शून्य होगी। हालांकि ऐसा कभी संभव है नहीं कि किसी भी देश में बेरोजगारी शून्य हो जाए, लेकिन ये अपने न्यूनतम स्तर पर बनी रहे तो यह बेहतर है। ओके, तो आशा करता हूँ बेरोजगारी की जो डेफिनेशन वो आपको समझ में आई होगी। कुल मिला के 180 दिन का ना सही, ये वाली डेफिनेशन आप जरूर याद रख सकते हैं कि कोई इच्छित व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य ना मिले उसे हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ये क्लियर रहा बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी किसे कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब हम समझेंगे बेरोजगारी के प्रकार को लेकर। हालांकि बेरोजगार का कोई एक चेहरा नहीं होता है, हालांकि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना अच्छा दिखता है वो उतना बेरोजगार है। खैर, ये अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बेरोजगारी के प्रकार की बात करें, बेरोजगारी को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, तो यहाँ पर उन्हीं की हमें चर्चा करनी रहेगी। तो बेरोजगारी के कुछ 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी,
दूसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीसरा अल्प रोजगार, चौथा अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, पांचवा है शिक्षित बेरोजगारी, उसके बाद खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। ये कुछ 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकारों को हमें थोड़ा विस्तार से और डिटेल में पढ़ना रहेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेरोजगारी में, लेकिन यहाँ पर अच्छे समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। और इकोनॉमी के बारे में एक बात जो हमेशा आप याद रखिए कि इकोनॉमी हमेशा आपके आस पास ही होती है, उसे आप अपने आस पास ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक एक बेरोजगारी के प्रकार को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, या इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर इससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आसानी समझ में आएगा। डेफिनेशन कुछ ऐसी कि किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें तीव्र प्रतियोगिता के कारण पुराने तकनीक वाले उद्योग बंद होने लगते हैं और उनका स्थान नई मशीनें ले लेती हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में ये जो बेरोजगारी, कोई भी देश अगर विकास करता है तो उसमें ये बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि हर जगह जो मशीनें लागू हो रही है तो ये इंसानों को काम खा रही है। अगर हर जगह रोबोट या मशीन से ही काम करने लग जाएगी फिर इंसान क्या करेगा? तो ये उसी टाइप की बेरोजगारी कि अगर हर जगह मशीन्स काम करने लग जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इसमें वे पुराने उद्योग या वे पुराने उत्पादन जो नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं, इसके कारण से वहां पर कैसी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बेहतर तरीके से। आपको पता होता है जब भी आप बैंक में जाते होंगे तो वहाँ कैशियर काउंटर अलग होता है, आपका जो फॉर्म बैंक का लेना हो वो अलग होता है। लेकिन एक शख्स इसमें से हुआ करता था, वो था पासबुक छापने वाला। लेकिन इस पासबुक छापने वाले शख्स की जगह एक नई चीज आ गई, हो गई पासबुक मशीन। अगर आपने बैंक गए होंगे तो आप जब भी आप बात करते हैं पासबुक प्रिंट करवाने की, तो कुछ नहीं, आप इस मशीन में अपनी पासबुक रखी, प्रिंट होकर बाहर आ जाती। मतलब ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आई। इस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर जो 3 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से एक व्यक्ति जिसका काम था सिर्फ पासबुक प्रिंट करना, उसका काम किसने खा लिया? यहाँ पर ये मशीन ने। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर व्यक्ति हो गया बेरोजगार। हालांकि ये बेरोजगार नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए नई वैकेंसी यहाँ पर नहीं आएगी। तो जहां पर जो एक पद पे किसी को रोजगार मिल सकता था वो अब उपलब्ध नहीं है। इसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहले अक्सर कुएं की जो खुदाई हुआ करती थी उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे और वही मजदूर पूरे जो कुआं होता था उसकी खुदाई करते थे। लेकिन अब इसकी जगह जो नया उपकरण मिलता है वो है जेसीबी। अब यहाँ पर अगर इस इमेज में देखें तो कम से कम 6 लोग जो काम कर रहे हैं, उन 6 लोगों का काम अकेले इस जेसीबी ने खा लिया है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये वाले लोग अब किस कंडीशन में आ गए? बेरोजगारी में। कुल मिला के यहाँ पर आप खुद अपने एग्जाम्पल आसपास ढूंढ सकते हैं कि आप खुद सोच के देखिए कि वे चीजें जहां पर अब मशीन आ गई हैं, अगर इन मशीन के आने से जो पहले रोजगार होता था उन लोगों का रोजगार क्या है? चला गया है। तो कुल मिला के कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना सा है कि जहां जहां अगर संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, यानी कि नई तकनीक अगर आई है, तो उससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। और हर जगह ये चीज लगभग आना शुरू हो गई। जहां पर कभी एटीएम मशीन में बॉडीगार्ड बैठा करता था, आज वहां पर सीसीटीवी कैमरे ने उसकी जगह ले ली है। तो ऐसी जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल, इन परिवर्तन से क्या होता है? जो बेरोजगारी बनती है उसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। और भारत में से अधिकता होने का कारण क्या है? कि भारत अभी विकासशील कंडीशन में है, तो नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो रोजगार है वो जा रहे हैं। आशा करता हूं संरचनात्मक बेरोजगारी आपको समझ में आ गई होगी और आप खुद इस चीज को सोच कर देखिए कि जहां पर नई नई तकनीक आई है वहां पर कौन कौन लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको आसानी से चीजें समझ में आने लग जाएगी। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जहां पर कभी किसी ऑफिस में कोई चाय बनाने वाला अलग से शख्स होता था, आज उसकी जगह मशीन भी काम कर जाती है। तो ये ऐसे में क्या होता है कि ये वाले जो शख्स हैं, ये वाले जिनको बेरोजगार होना पड़ रहा है, इसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी।
आशा करता हूँ इतने एग्जाम्पल के बाद में तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनलेस अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसी कि ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति को रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण वो रोजगार की तलाश कर रहा हो, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नई रोजगार पाने की अवधि के बीच में जो बेरोजगारी होती है, अवधि होती है, उसमें जो बेरोजगारी मिले उसे कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। देखिए, इसको पिछला जो मैंने अभी बताया आपको संरचनात्मक, उससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर जो एक चीज है वो है अवधि, यानी कि एक व्यक्ति इस कंपनी से निकलकर इस कंपनी से जा रहा है, इस दौरान बीच में क्या है वो बिना रोजगार युक्त है, तो इसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी कि घर्षण होता है। एक स्थान से आदमी यहाँ पर उसे रोजगार था, फिर बीच में कुछ टाइम घिसता है वो, यानी कि रोजगार नहीं मिलता, फिर किसी कंपनी में जाता है। ये कंपनी अगर उसे निकाल देती तो फिर किसी कंपनी में जाता है। और अक्सर आप कैसे चित परिचित होते होंगे जिन्होंने दुनिया भर के काम कर रखे हैं, यानी कि कभी वो बाहर जाते हैं काम करने, फिर कोई नया काम ढूंढते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने उसमें कार्य करते हैं, फिर कुछ और में काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग भारत में अच्छे खासे मिल जाते हैं जो किस में जुड़े होते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसके कई कारण हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाला कारण भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बार इच्छित काम ना मिले तो भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे कि इसका मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एटलस साइकिल है, इस कंपनी ने अपना उत्पादन बंद कर दिया, यानी कि एटलस जो कंपनी है वो बंद ही हो गई है। ये शायद 1 जुलाई की खबर है, पिछले महीने भर की बात में। एटलस कंपनी जो है उसने अभी उत्पादन अपना लगभग बंद कर दिया है। अब इस एटलस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे थे वो तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसका कारण क्या हुआ कि मार्केट में लगभग इसकी मांग जो साइकिल की वो है तो सही, लेकिन उतनी अच्छी मांग नहीं रही। तो इसमें क्या हुआ कि लोग इससे निकले। अब यहाँ पर जो इस साइकिल की फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो रोजगार जरूर ढूंढेंगे और भविष्य में उन्हें कुछ रोजगार तो मिलेगा से। इस दौरान जो ये गैप रहेगी, इस गैप को हम क्या कहेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी। आप इस चीज को समझ गए होंगे। और घर्षणात्मक बेरोजगारी थोड़ी मांग और पूर्ति से भी अटैच करती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर कि मार्केट में अगर मांग पूर्ति कम होती है तो उससे भी ये फर्क रखती है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। आगे मैं आपको एक और बेरोजगारी समझाऊंगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर दीर्घकालिक अवस्था में कोई मांग और पूर्ति में कमी होती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। जैसे कि एटलस कंपनी या साइकिल की है, तो एटलस कंपनी से जितनी लोगों की दुकानें चलती होगी वो भी बंद हो गई होगी। और अब आपको एटलस कितने या साइकिल कितने शोरूम नहीं मिलेंगे जितने की पहले दिखते थे। और साइकिल में भी भारतीय लोगों को लेने में कोई रुचि है नहीं, क्योंकि भारत विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो लोगों की जो भोग विलास की वस्तु है उसमें वो साइकिल को शून्य समझते हैं। हालांकि ये अजीब बात है कि भारत जब वापस विकसित होगा और जब पोल्यूशन प्रदूषण के बारे में समझेगा तो इधर लौटेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रियों में साइकिल का अच्छा खासा दौर चल रहा है, जो भारत में कभी हुआ करता था अब नहीं है। या और एग्जांपल ले ले, मटके की हम बात करें तो जो कुम्हार होता है, अब पहले लगभग हर घर में से मटके मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि मटका बनाने वालों की इतनी मांग नहीं रही है। हालांकि मांग होती है, पहले बहुत हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं कि अब मटका बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मांग है वो कैसी हो गई है, न्यूनतम हो गई है। तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मटका बनाने का काम ही छोड़ दिया है और वो अब क्या करने लग गए, दूसरा काम करने लगे। तो इस दौरान जो अवधि में बेरोजगार रहे हैं उसे क्या कहा जा सकता है कि ये घर्षणात्मक बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी आपने कभी बचपन में देखा होगा। ठीक है, हवा करने का पंखा जो लोग ऐसे बनाया करते थे, जो खजूर होता है उसके पत्ते से, लेकिन ये भी अब नहीं दिखता है। तो ये भी क्या हुआ, इसकी भी मार्केट में मांग अब बिल्कुल कम या खत्म हो गई, तो यहाँ से भी लोग अब क्या कर गए, शिफ्ट कर गए। तो ये सारे किस में आएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजों पे काम कर रहा है। एक तो दीर्घकालिक मांग, यानी कि अगर इन चीजों की मांग कम होने लग जाए तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जैसे कि चाहे ये वाले फील्ड हो, ये हो या ये हो, लोग खुद निकल जाते हैं। और ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबे समय तक। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि ये साल भर में एक बार हो रहा फिर आगे काम पे फिर चलेगा, नहीं, वो काम वो हमेशा के लिए छोड़ ही देते हैं।
तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इसमें बस कि किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाला जाए, वो दूसरी नौकरी में जाए, उसके बीच में जो गैप रहती है उस अवधि में बेरोजगार, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये मांग और पूर्ति पर काम करती है, लेकिन दीर्घकालिक। ये दीर्घकालिक शब्द क्यों यूज कर रहा हूं इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्प रोजगार की। अंडर एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। अल्प रोजगार क्या होता है? देखिए, श्रमिकों को, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं कि श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना अल्प रोजगार कहलाता है। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है या पूरा काम नहीं मिलता है। इससे कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है। तो मैं कृषि की थोड़ी देर बाद बात करूं। इसमें जो एक कॉमन फैक्ट है वो क्या है? यहाँ पर क्षमता के अनुसार काम न मिलना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन उसकी जो सिंगिंग है उसके अनुसार उसे काम नहीं मिलता है। या हो सकता है कि वह कोई भजन मंडली में जाता हो या शादी के टाइम पर, या कभी उसे रोजगार मिल जाता है, लेकिन अक्सर टाइम उसे रोजगार नहीं मिल रहा और मिल भी रहा है तो उसकी क्षमता के अनुसार नहीं मिल रहा है। यानी कि वो जितना अच्छा सिंगर है उसे जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, उससे उसका जो एक तरीके से घर का गुजारा वो नहीं हो रहा है। इस कारण से फिर क्या करता है, वो ये वाला सिंगिंग का काम छोड़कर दूसरा काम करने लग जाता है। या फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसे देखे होंगे जो घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो घर के उपकरण खुद ठीक कर देते हैं, अपनी गाड़ियां ठीक खुद कर देते हैं, जैसे कि वो मैकेनिक हो सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को लगता है कि वो अच्छे काम कर सकता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है, जिस हिसाब से वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है, एक गैराज पे उसे उतने पैसे नहीं मिलते हैं। इस कारण से वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं किक मूवी दे आपको बता सकता हूँ। किक मूवी में वही होता है कि क्षमता जो है होती है हीरो की, उसके अनुसार काम नहीं मिलता है, उसको एक तरीके से आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। इस कारण से वो जितने भी काम मिलते हैं उन्हें छोड़ता जाता है। अक्सर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जिनकी जॉब भी लग जाती है और वे चेन्नई, मुंबई जैसे शहर या पुणे में जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जो 15-20 हजार मिलते हैं उन शहर में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और जितना उन्होंने इंजीनियरिंग में पैसा लगाया उसके अनुसार तो उन्हें पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि अक्सर जो ITI कर लेते हैं बच्चे, उन्हें लेबर का वर्क मिलता है, जबकि हालांकि वो यहाँ पर क्या है, जो एक तरीके से जूनियर इंजीनियर वो कहलाते हैं, लेकिन उन्हें लेबर का काम करना पड़ रहा है। वो काम तो कोई 10वीं-12वीं पास वाला भी कर सकता था। यानी कि कुल मिला के किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार अगर कार्य ना मिले तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्प रोजगार। ये आप इस चीज को अच्छे समझ गए होंगे। बात कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, क्षमता के अनुसार काम न मिलना। ये अलग अलग क्षमताएं अलग अलग व्यक्तियों में हो सकती है। आशा करता हूँ अल्प रोजगार की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी आपको। इसमें यह भी है कि कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है। तो एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन जब कभी कभी इनको काम मिलता है और जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हालांकि एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये उदाहरण के तहत था कि एग्रीकल्चर में लगे श्रमिक भी आते हैं। जैसे कि होता है बहुत सारी बात कि अगर ऐसे शख्स को काम नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या करते हैं, खेती में काम करने लग जाते हैं। और फिर वही वाली बात है कि वो खेती में अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो फिर ना घर के ना घाट के वैसी वाली स्थिति आ जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बेरोजगारी के प्रकार पर हम चलते हैं और नेक्स्ट है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। वैसी स्थिति जब किसी काम को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तथा उन श्रमिकों को निकाल देने पर उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है, लाइक दैट एग्रीकल्चर। इसमें जो एक चीज याद रखना है वो आपको कि यहाँ पर अगर श्रमिकों को निकाल दें तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कैसे, इस चीज को आप समझिए। मान लेते हैं कि ये कोई एक खेत है, इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं और इनके पास जो जमीन है वो 2 एकड़ है, और एक और सेम खेत 2 एकड़ का एक और शख्स के पास में है, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। अब 2 एकड़ में यहाँ पर 4 लोग बुआई कर रहे हैं और इसी 2 एकड़ में यहाँ पर 2 लोग बुआई कर रहे हैं। होता क्या है कि 4 लोग बुआई करें चाहे 2 लोग बुआई करें, साल भर में इनका जो अनाज उत्पादन हो रहा है मान लेते 2 एकड़ का
10 जो बोरी के आसपास यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग काम करे तो भी 10 बोरी उत्पादन हुआ, यहाँ पर 4 लोगों ने काम किया फिर भी 10 बोरी उत्पादन हुआ। मतलब ये कि यहाँ के जो 2 लोग हैं ये बेवजह यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये 2 लोग अगर इस जगह से निकलकर किसी और जगह काम करते, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वो किसी और के खेत में काम करते या कोई और दूसरा जो उनमें हुनर है वो काम करते, तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उनके खेत की उपज मिल रही है लेकिन उससे उन्हें इतना फायदा नहीं है। तो इसे कहते हैं अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी, जहां पर एक बात साफ क्या है कि जहां पर व्यक्तियों को निकाल देने पर उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर कोई टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात का खास ध्यान रखें। हो सकता है 4 लोग 2 दिन में बुआई कर लें और ये 2 लोगों को 4 दिन लगे, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो है टाइम मायने नहीं रखता है, खास तो उत्पादन। अगर दोनों मिलाकर भी 10 बोरी कर रहे हैं उत्पादन, यहाँ पर 4 लगे हो चाहे 2 लगे हुए, कुल मिला के उत्पादन तो वो सेम 10 बोरी कर रहे हैं, तो आय तो सेम हुई, टाइम इतना ज्यादा इसमें मायने नहीं रखता है। या और भी एग्जाम्पल के किसी फैक्ट्री में अगर 100 जूते बनाने के लिए 10 लोग काम करते हैं और अगर इन 10 लोगों की जगह 3 लोगों को भी लगा दिया जाए फिर भी 100 जूते बन जाते हैं, तो बाकी के 7 लोग किस में आ जाते हैं, आपके यहाँ पर इस वाली बेरोजगारी में आ जाते हैं। तो ये वाला जो आपको चीज यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, इसे कहते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, जहां पर बेवजह लोग काम करते हैं, उत्पादन या आय में कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात नहीं, खासकर जो मैं कह रहा हूँ एक दिमाग में आ सकती है वो टाइम, तो टाइम मायने नहीं रख रहा है, खास क्या है बस जो आय है वो आनी चाहिए। अगर 2 दिन लेट अगर आपके 10 बोरी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि ये 2 लोग अगर कहीं और काम करते तो शायद ये ज्यादा पैसा कमा सकते थे। तो इसे कहते हैं अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी, और आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और खासकर ये किस सेक्टर में मिलता है, तो अदृश्य और छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी को समझने में इतनी कोई समस्या होगी नहीं, सिंपल सा है यहाँ पर कि एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिलना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। और भारत में ये गंभीर तो क्या मैं कहूँ अति गंभीर समस्या है। होता है कि अगर एक बीएससी करने वाला जो शख्स है, अब बीएससी जो होती है या चाहे वो बीए करे बीकॉम करे, एक कॉमन चीज तो ये होती है कि अगर ये करने के बाद भी शख्स किसी काम का नहीं, अगर हमारे यहाँ पर एक देखा जाता है कि बीएससी करने वाला शख्स ने क्या किया, सिर्फ डिग्री करी है। अब ये डिग्री किस काम की, चाहे तो बीए से कर लेता चाहे बीकॉम से कर लेता, अगर पास ही होना था तो फिर वो किसी से भी कर सकता था। लेकिन अगर बीएससी करने के बाद उसने साइंस से किया है, चाहे कंप्यूटर साइंस उसने किया हो, तो उसे बीएससी के बाद में से कोई रोजगार नहीं मिलता। या भारत में अक्सर होता है कि इंजीनियर जो होते हैं ये भारत में सबसे बड़े बेरोजगार कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंजीनियर है वो इतने बेहतर नहीं है, उनके पास कौशल नहीं है। तो भारत में क्या है कि जो माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा है। भारत में गंभीर समस्या है। जब मैंने आपको गरीबी वाला पढ़ाया था तो यही बात बताई थी कि चाहे पढ़ भी ले लेकिन उसमें अगर कौशल का विकास ना हो तो कोई मतलब नहीं। जैसे कि अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, तो आपको पता होगा कि चतुर पढ़ने में इतना माइंडेड होता है, लेकिन फिर भी वो फाइनली जो आमिर खान होता है उसके नीचे ही काम करता है। तो मतलब ये कि इंजीनियरिंग दोनों ने करी, टॉप जो होता है वो चतुर पढ़ने में इतना अच्छा भी होता है, लेकिन फिर भी वो आमिर खान के नीचे काम करता है क्योंकि टैलेंटेड होता है। या जैसे कि एक और आपको याद होगा फरहान का एग्जाम्पल, क्योंकि ये मूवी सब ने देखी होगी इसलिए मैं दे रहा हूँ। उसे इंजीनियरिंग करवाई जाती है लेकिन उसका कोई मूड नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो उसके हुनर के अनुसार काम मिल जाता है। तो वही वाली चीज है यहाँ पर कि अगर यही फरहान ने डिग्री करी होती शायद उसे काम न मिलता, और होता भी है। तो भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि पीएचडी करने वाले शख्स भी जो क्या होते हैं, राजस्थान में ऐसी कोई वैकेंसी निकलती है हाई कोर्ट भृत्य की, तो भी वे भरने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार। तो कुल मिला के ये बात है कि शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिलना क्या कहलाता है, शिक्षित बेरोजगारी। आशा करता हूं ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी की हम बात करें
तो ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या है। सिर्फ भारत के संदर्भ की हम बात नहीं कर रहे हैं, वैश्विक लेवल पर। ऐसा क्यों, इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यह सबसे गंभीर समस्या है। इसमें कुशल अथवा अकुशल, ओके, यहाँ पर अकुशल आएगा, कुशल अथवा अकुशल श्रमिकों को बिना काम किए ही रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रचलित मजदूरी दर या उससे कम पर भी, ऐसा कह सकते हैं हम, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी। चाहे इसमें कुशल व्यक्ति शामिल हो चाहे अकुशल शामिल हो, उन्हें भी रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आप अगर किसी शहर में या ऐसे क्षेत्रों में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि शहर में एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां पर सुबह से जो मजदूर हैं वो आकर बैठ जाते हैं, और जिनको काम चाहिए होता है वे लोग क्या करते हैं, यहाँ से आकर उन्हें ले जाते होंगे। मुझे लगता है कि आप इस चीज से परिचित होंगे, नहीं होंगे तो इसके बारे में जरूर पता करें, क्योंकि ऐसा होता है लगभग हर शहर की बात है। जब किसी को काम करवाना होता है तो ऐसी जगह जाते हैं और यहाँ से सीधा मजदूर वो लेकर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता ये है कि चाहे इन व्यक्ति जो ये हैं जो कभी 300 रुपए में काम करते हैं, 300 से नीचे नहीं करते, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई है बाजार में कोई लेने भी नहीं आ रहा है, ये कह रहे कि हम 100 रुपए में भी काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी काम के लिए नहीं बुला रहा है। इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी, जहां पर चाहे प्रचलित दर हो या उससे भी कम हो, फिर भी अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। यानी कि ये ओपन है पूरी की पूरी, अगर इसमें भी काम नहीं मिल रहा है किसी भी कंडीशन, जैसे कि किसी महामारी के दौरान ऐसा हो सकता है कि लोग कहें कि चाहे मैं 1000 में भी आपकी दुकान में काम कर लूंगा, लेकिन दुकान वाले का कहना है कि मेरी इतनी इनकम हो ही नहीं रही है कि मैं आपको 1000 दे पाऊं। इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी, और ये काफी गंभीर समस्या होती है किसी भी क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बेरोजगारी हम इसे कह सकते हैं। तो खुली बेरोजगारी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बस इतना याद रखें, किसी भी परिस्थिति में रोजगार न मिलना खुली बेरोजगारी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मौसमी जो बेरोजगारी है वो खासकर होती है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में ही ये मिलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, कि यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में संलग्न होते हैं और शेष अवधि में बेकार पड़े रहते हैं। ऐसा होता है एग्रीकल्चर में खासकर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बुआई की टाइम आई तो ऐसा होता है कि जो कृषक होते हैं उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उस दौरान वो मजदूर करते तो बड़े महंगे हो लगते हैं। फिर उसके बाद में एक टाइम आता है जिसमें जो खरपतवार है उनको नष्ट करने का समय हो, ऐसे टाइम पर मजदूरों की मांग होती है। फिर अगर कट जाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद वो फ्री हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में खासकर जो खरीफ और रबी की फसल है, इस दौरान तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर व्यस्त मिल जाते हैं। लेकिन पूरा जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में अधिकांश भारत में जो खेती वो नहीं की जाती, इस दौरान वो बिल्कुल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी कि इस दौरान उनके पास में कोई काम नहीं होता है। कुल मिला के सीजन के अनुसार जो होता है, यानी कि मौसम आया, बारिश का अच्छा खासा मौसम आया, शुरुआत में क्या होगा, अच्छे खासे मजदूर लगेंगे, और बुआई के बाद कुछ टाइम बाद वो फ्री हो जाएंगे। फिर जब यहाँ पर खरपतवार नष्ट करने की बारी आती है, फिर से रोजगार मिलेगा। फिर के बाद फ्री हो जाएंगे। फिर जब कटाई का टाइम आएगा फिर रोजगार मिलेगा। यानी कि रोजगार मिलता है, आता है, जाता है, ये मौसम पर डिपेंड कर रहा है ना। इस बात को आप समझे। और खासकर गर्मी का मौसम जो होता है उसमें से अधिकांश जो कृषक होते हैं वो बेरोजगारी होते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, जो पूर्णतया किस पे डिपेंड करती है, मौसम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसको आप मौसम से ही जोड़कर देखें, मांग और पूर्ति से नहीं, और ये एग्रीकल्चर में ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से कि जो मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसे क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट है चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, देखिए इसमें जो चीज होती है वो पूर्णतः निर्भर करती है, तेजी और मंदी का प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया पर भी पड़ता है। मांग में कमी होने से उत्पादकों को उत्पादन एवं रोजगार में कमी करनी पड़ती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वार्षिक होता है। वार्षिक से मतलब क्या, कि साल भर में ऐसे मौके आते हैं जहां पर रोजगार अधिक होता है फिर कम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता होगा कि भारत में जब त्योहार आते हैं, जैसे कि दीपावली है या राखी है, चाहे होली है, तो दीपावली के टाइम पे बहुत भयंकर मार्केट में रोजगार आ जाते हैं,
क्योंकि वहां पर जो दीपक बनाने वाले होते हैं या मिट्टी के जो सामान बनाने वाले उनकी बिक्री होती है, पटाखों की भयंकर बिक्री होती है। इसके दौरान कपड़ों की बिक्री हो रही है, तो कपड़ों की दुकान पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वहां उनकी संख्या बढ़ जाती है, पटाखों की दुकान लग जाती है। या राखी की बात करें तो राखी की बिक्री होना शुरू हो जाती है। और त्योहार के टाइम पर अक्सर कपड़े हो गए हैं या जो मार्केट में खरीदारी वो बढ़ जाती है। अब इस दौरान भारत में जो त्योहार होते हैं, त्योहार के दौरान क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ती है तो इसी दौरान क्या होता है, रोजगार बढ़ जाता है। लेकिन फिर यही वाली बात है कि जब त्योहार नहीं होते हैं, जैसे कि खासकर भारत में जो चक्री बेरोजगारी में बेरोजगारी का जो दौर शुरू होता है वो लगभग दिसंबर के बाद शुरू हो जाता है, या बारिश में, जैसे कि हम कह सकते हैं दशहरा खत्म होता है उसके बाद में इतनी कोई मांग नहीं उठती है। जैसे कि शुरुआत होती है यहाँ पर भारत की मैं बात कर रहा हूँ त्योहारों की, तो आपको पता होगा कि जैसे गणेश चतुर्थी हो, उसके बाद नवरात्रि हो, या इसके अलावा फिर राखी आ जाती है। जो एक क्रम चलता है पूरा सीजनल यहाँ पर, उसमें रोजगार अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर के बाद में जो एक कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, एक और आपको पता होगा कि देव उठते हैं सोते हैं, उसमें भी जैसे ही अप्रैल का मंथ आता है, अप्रैल मई और जून, ये ऐसे मंथ होते हैं जिसमें भारत में भयंकर शादियां होती हैं, तो अचानक सोने की मांग बढ़ जाएगी। तो सोने से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या होता है, रोजगार बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही होता है यहाँ पर यही कि अक्सर यहाँ पर निकलता है कि शादियां जैसे होनी बंद हो जाती हैं, फिर क्या होता है, मार्केट में मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो भाई कपड़े की दुकान पर अगर मांग कम हुई तो कपड़े वाला अपनी दुकान पर 4 लड़के काम कर रहे होंगे तो इसमें से 2 को रखेगा, 2 को बाहर निकाल देगा। ऐसे ही चाहे बैंड बाजे वाले हो, चाहे कैमरे स्टूडियो वाले हो, चाहे फूल माला बनाने वाले हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मार्केट में जब मांग होगी तो उनका रोजगार बढ़ जाता है, जब मांग नहीं होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये क्या होता है, वार्षिक होता है। तो चक्री बेरोजगारी साल भर में फिक्स चलता रहता है। लेकिन जो घर्षणात्मक की मैंने बात करी थी, तो घर्षणात्मक में याद रखें आप, ये कैसा होता है, दीर्घकालिक होता है। घर्षणात्मक में जैसे कि एटलस कंपनी अपनी साइकिल बनाना बंद कर दी, तो अब वहां पर कोई चांस ही नहीं है कि वापस जाएंगे। और इसके अलावा चाहे हम बात करें, जो मैंने लकड़ी के पंखे की बात करी थी, तो वो भी लगभग बंद हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मांग बहुत कम हो जाती है और लंबे समय के लिए कम हो जाती है, और इसका फिर बनना बहुत मुश्किल भरा होता है, और मांग धीरे 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 क्या होती है, कम होती है। ये भी चीज होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जबकि चक्री बेरोजगारी वार्षिक होती है और वर्ष भर में जो मंदी तेजी आती रहती है उसके ऊपर क्या होता है, ये बेरोजगारी बनी रहती है। तो साथियों, आशा करता हूं मैं यहाँ तक जो बेरोजगारी के जितने भी प्रकार थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो प्रश्न है वो है आपके सामने, बेरोजगारी क्या है और भारत में किस किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। 200 वर्ड्स में आप इसे लिखिएगा। तो बेरोजगारी की 2 डेफिनेशन है, उसमें से कोई अच्छी सी पढ़ के आप वो रखिएगा। इसके बाद में आपको समझ में आ जाए, काम जरूर करें, देखे देख लिखने का बिल्कुल ना रखें। इस वीडियो खत्म होने के बाद एक अच्छा सा रिवीजन करें, उसके बाद में ही तुरंत उत्तर लिख दे, क्योंकि ताजा और नया रहेगा तो आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे, ताकि वही आपके बाद में एज ए नोट्स के रूप में काम कर पाए। और ये जितनी भी मैंने बेरोजगारी बताई ये सारी भारत की बेरोजगारी है, तो इस उत्तर में लगभग ये सारे बेरोजगारी के प्रकार आ जाएंगे। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अनदर देन कीप वॉचिंग क्वालिटी मीन्स PSL। धन्यवाद।